नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बुटानी, संसदीय राजभाषा समिति, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के निरीक्षण प्रश्नावली इंस्पेक्शन क्वेश्चनियर के भाग 3 में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि भाग 2 में हमने पृष्ठ संख्या 10 तक के बिंदुओं पर चर्चा की थी, अब हम पृष्ठ संख्या 11 से प्रारंभ करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले 8 खंडों पर, जो कि अब 9 हो चुके हैं, हुए राष्ट्रपति जी के आदेशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी आदेशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई। ये शीर्षक है Follow-up action taken on the orders of the President issued on the first 8 parts, जो कि अब 9 हो चुके हैं, 9th हो चुके हैं, parts of the report of the Committee of Parliament on Official Language and the orders issued in connection with the progressive use of Hindi by the Department of Official Language। तो मित्रों, पृष्ठ संख्या 11 पर का और खा क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से ये जानकारी मांगी गई है। विशेष रूप से इसमें जो पहला बिंदु है, पहले का क, इसमें है का और खा क्षेत्रों में। का और खा क्षेत्र से हम परिचित हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं। यानी उन राज्यों में का और खा क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा का क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, संस्थानों तथा राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति। इसी को अगर हम अंग्रेजी में देखें, Position of reply to English letters received in central offices located in region A and B from the central government offices, banks, PSUs, institute and the state or UTs or their subordinate offices located in region A। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हमें जानकारी देनी है। यानी जो का और खा क्षेत्र के जो स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, वहां से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति के बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा। और ये जानकारी जो है पिछले 6 महीनों के आंकड़े मांगे गए हैं। पिछले 6 महीने अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को समाप्त अवधि के आंकड़े दिए जाए। इसके बारे में मैं पहले पिछले ऑडियोज में स्पष्ट कर चुका हूं कि इस अवधि का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो है पहले जानकारी मांगी गई है का क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, संस्थानों अथवा इनके अधीनस्थ कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति। यानी जो का क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, वहां से जो अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होते हैं उनके उत्तर की स्थिति जाननी चाहिए है यहाँ पे। तो इसमें जो पहला पूछा गया है, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर्स रिसीव्ड इन इंग्लिश। तो वो हमें बताने हैं कि अंग्रेजी में हमें कितने पत्र प्राप्त हुए क्या क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि से। ठीक है, और जिन पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए, यानी जो हमें अंग्रेजी में पत्र प्राप्त हुए और उनमें से हमने हिंदी में कितने जवाब दिए। जिन पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, यानी अंग्रेजी में प्राप्त हुए थे, अंग्रेजी में उत्तर दिए, ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है। और फिर जिन पत्रों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे,
नंबर ऑफ सच लेटर्स विच वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्लाइड, तो उनकी संख्या हमें देनी है। तो मुख्यतः क्या है कि यहाँ पर यह अपेक्षा की जाती है कि जो कार्य क्षेत्र में और खास क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं और उन्हें कार्य क्षेत्र से के संस्थानों से, कार्यालयों से या यूटीज वगैरह से अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होते हैं तो उनके उत्तर भी हिंदी में दिए जाने चाहिए, यह अपेक्षा की जाती है। तो उस अपेक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये आंकड़े मांगे जाते हैं। तो यानी अंग्रेजी में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए, उनमें से हिंदी में कितने जवाब दिए, उनमें से अंग्रेजी में कितने दिए और कितने के जवाब दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। ठीक है, अब इसमें है नेक्स्ट बिंदु ख। एक का ख यानी 1 का बी, का क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों या संघ क्षेत्रों अथवा उनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति। Position of reply to English letters received from the state governments or UTs or their subordinate offices located in region A। पहले क्या था कि का क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की बात थी, बैंकों, उपक्रमों आदि की बात थी, और यहाँ पर राज्य सरकारों की और यूटीज की और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज की बात है कि वहां से हमें जो है अंग्रेजी में कितने पत्र प्राप्त हुए, उनके उत्तर हिंदी में कितने दिए गए, जिनके अंग्रेजी में कितने दिए गए और कितनों के जवाब दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। ठीक है, तो अगला है 1B के ही 2 पॉइंट नीचे हैं सब पॉइंट्स। इसमें पहला है राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार का क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य या संघ क्षेत्र या इनके अधीन कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं। क्या उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का समुचित पालन किया जा रहा है? इसको अगर अंग्रेजी में देखें, as per the orders issued by the Department of Official Language, the letter received from the central government, central offices and states or UTs or their subordinate offices located in region A in English are required to be replied to in Hindi. Are the above instructions being complied with properly? तो मित्रों, इस बारे में मैंने आपको भी बताया था कि अंग्रेजी पत्रों का जवाब हिंदी में दिए जाने की अपेक्षा की जाती है और आदेश के साथ डबल स्टार भी है। तो इसका संदर्भ जो है कार्यालय ज्ञापन संख्या, दिनांक कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/15/87 राजभाषा है और इसका जो दिनांक है 26 फरवरी 1988 है, जो कि फुटनोट में नीचे दिया हुआ है, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें बताना है कि निर्देशों का समुचित पालन किया जा रहा है, इसकी स्थिति के बारे में बताना है। हालांकि उसके जो हमने ऊपर आंकड़े दिए हैं वो स्वतः स्पष्ट हैं और कहानी को बयां करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग से पूछा गया है तो हमें अलग से जवाब देना होगा। ठीक है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? इफ नॉट गिव रीजन देयरऑफ। और यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके क्या कारण है, तो उसके कारण हमें बताने होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो आइए अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 12 पर पॉइंट 2 बिंदु 2, कार्यालय द्वारा अपनी ओर से लिखे गए पत्र, यानी यहाँ मूल पत्राचार की बात हो रही है। लेटर्स रिटन बाय द ऑफिस इटसेल्फ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पत्र है शब्द इस सेंटेंस में, इसमें एक स्टार लगा है। तो यहाँ क्या है, वो पत्र का बताना चाह रहे हैं कि पत्र से क्या मतलब है। इसमें ये बताया गया है कि जो ये हम पत्रों की बात कर रहे हैं इसमें फैक्स, ईमेल और तार द्वारा प्रेषित पत्रों की संख्या भी शामिल की जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि तार व्यवस्था तो अब समाप्त हो चुकी है,
तो ईमेल और फैक्स आदि के माध्यम से यदि कोई पत्र भेजे जाते हैं तो उसमें उसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तिमाही, तो उसमें जब हम मूल पत्राचार की बात करते हैं कि मूल रूप से कितने पत्र हिंदी में भेजे गए, अंग्रेजी में भेजे गए या जो भी किस भाषा में भेजे गए, तो उसकी जो संख्या है वो हम उसमें ईमेल से जो पत्र भेजे जाते हैं, ईमेल जो भेजे जाते हैं, ईमेल संदेश भेजे जाते हैं, वो भी एक पत्र का रूप होते हैं, तो उसको भी हमें शामिल करना है। तो जो ये आंकड़े हैं वो भी पिछले 6 महीने के मांगे गए हैं, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 6 महीने की गणना किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो है पहले वाले में जाएं, क और ख क्षेत्रों की राज्य सरकारों, उनके कार्यालयों और गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र। लेटर्स सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, देयर ऑफिसेज एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक इन रीजन ए एंड बी। तो आप इसे स्पष्ट हो गया होगा। तो इसमें कितने पत्र भेजे गए हैं, हिंदी में कितने भेजे, अंग्रेजी में कितने भेजे। जब हम दोनों लिख लेंगे तो फिर हिंदी के पत्रों की प्रतिशतता क्या है वो हमें यहां पर लिखनी होगी। ठीक है। ख, केंद्रीय सरकार के उन मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों आदि को भेजे गए पत्र के बारे में बताना है नीचे, जो क क्षेत्र में स्थित हैं, ख क्षेत्र में स्थित हैं, ग क्षेत्र में स्थित हैं। यानी लेटर सेंट टू दोज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज, अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा विच आर लोकेटेड इन रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी। तो क क्षेत्र को में जो कार्यालय हैं उनको जो हमने पत्र भेजे हैं, कुल कितने पत्र भेजे हैं, उनमें से हिंदी में कितने भेजे थे, उनमें से अंग्रेजी में कितने भेजे थे, और उस हिसाब से हमारे हिंदी के भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा ही ख क्षेत्र में, ऐसा ही ग क्षेत्र में। अब आगे चलें। बिंदु 2 के ग में, सब पॉइंट ग सी, हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य। तो यहाँ निर्धारित लक्ष्यों के बारे में बताया गया है कि जो वार्षिक कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपका कार्यालय क क्षेत्र में है, ख क्षेत्र में है या ग क्षेत्र में है। तो क्योंकि तीनों क्षेत्र के जो कार्यालय हैं उनके लिए अलग अलग जो परसेंटेज, जो टारगेट्स हैं वो फिक्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो इसलिए जो भी उसमें आपके निर्धारित जो टारगेट्स हैं वो आप यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे कि क क्षेत्र के लिए कितने हैं, ख क्षेत्र के लिए कितने हैं, ग क्षेत्र के लिए कितने हैं। अगर मैं क क्षेत्र के कार्यालय में हूँ तो मैं लिखूंगा क से क क्षेत्र के लिए जो भी उसमें दिया गया है 100% का। तो ख क्षेत्र के लिए अगर क से ख के लिए क्या है, और क में हूँ तो क से ग के लिए क्या है, तो उसका प्रतिशत जो भी हमारे अद्यतन वार्षिक कार्यक्रम में जो प्रतिशत हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उसका हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। अब इसी में आगे पूछा है सी के सब पॉइंट, सी के 2 में, C2 में, ग के उप बिंदु 2 में, यदि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है। If the prescribed target has not been achieved, give reasons thereof। तो यानी जो लक्ष्य हमने ऊपर बता दिया कि हमने कितने प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे, और उसके नीचे हमने बता दिया कि हमारे लक्ष्य क्या है वार्षिक कार्यक्रम के। तो अब हमें ये पता चलता है कि हमने लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो उसके क्या कारण है, तो वो कारण हमें बताने होंगे। अगला है बिंदु ग का 3 C3, क्या राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हिंदी में पत्राचार बढ़ाए जाने तथा हिंदी में तार भेजे जाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अब तार चूंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है
तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यद्यपि तार के माध्यम से हिंदी पत्राचार बढ़ाने की स्थिति के बारे में नहीं, ईमेल का हम यहाँ पर संदर्भ ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि तार के माध्यम से हम कोई पत्राचार नहीं करते हैं, लेकिन ईमेल के माध्यम से हम इसको जो है हिंदी में पत्राचार बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो वेदर नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन इन टू इंक्रीज द कॉरेस्पॉन्डेंस इन हिंदी एंड सेंड टेलीग्राम्स इन हिंदी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ सिर्फ यह है कि टेलीग्राम की जगह हम ईमेल को यहाँ शामिल करते हुए उसके संदर्भ में अपना जवाब दे सकते हैं। अगला है गय का 4 C4। क्या क और ख क्षेत्र की राज्य सरकारों को पत्र हिंदी में भेजे जाने संबंधी जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें। इस संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है? Whether checkpoints have been set up to send letters in Hindi to the state governments located in region A and B. If so, please give details. What action has been taken at the checkpoint level to ensure compliance of rules in this connection? तो मित्रों, मैं पीछे कई बार बता चुका हूं कि चेक पॉइंट्स की महत्ता क्या है, इसके बारे में क्या कुछ चेक पॉइंट बनाए गए हैं, उसका अगर पालन नहीं किया गया तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो इसके बारे में पहले आपको स्पष्ट कर चुका हूं। जो भी आपकी स्थिति हो वो आप इसमें भरेंगे कि इस संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है। पहले तो यह है कि जांच बिंदु आपने बनाए हैं तो क्या बनाए हैं और इसके बारे में क्या कुछ कार्रवाई की है, तो वो आपको बताना है। अगला गय का 5 C5। वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार के बारे में दिए गए निर्धारित लक्ष्यों को क्या इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा? Whether the targets prescribed in the annual program for the correspondence will be achieved this year? तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वार्षिक कार्यक्रम में हर मद के कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं, ऐसे ही मूल पत्राचार के भी लक्ष्य निर्धारित हैं। तो यदि इन लक्ष्यों को हमने अभी प्राप्त नहीं किया है तो क्या इस वर्ष में हम पूरा कर लेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, जो कि सकारात्मक आपका एक जवाब होना चाहिए और उस दिशा में प्रयास भी होने चाहिए। अगला गय का 6 यानी C6। यदि नहीं तो ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाएंगे? If not, what time this target will be achieved? यानी अगर इस आपने ऊपर कहा कि भी इस वर्ष में पूरा कर ले जाएंगे, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस वर्ष हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कब तक कर लेंगे? तो ये आपको बताना होगा कि नहीं अगले इस साल में, अगर मान लीजिए अक्टूबर में हो रहा है, आप कहें कि सब 2 महीने का समय है, थोड़ा कम है, तो हम जो है अगले साल के फर्स्ट तिमाही, पहले तिमाही यानी 31 मार्च तक या 30 जून तक हम इसको कर लेंगे। तो जो आप इस तरह का आश्वासन देंगे तो आश्वासन के रूप में वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आपसे ये अपेक्षा की जाए कि जो आपने आश्वासन दिया है उसको आप समय पर पूरा करके उन्हें अवगत कराएं समिति को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 13, पृष्ठ संख्या 13, पॉइंट नंबर 3। क और ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखा जाना। राइटिंग ऑफ एड्रेसेस इन हिंदी ऑन द एनवेलप ऑफ द लेटर्स टू बी सेंट इन रीजन A एंड B। तो जो क और ख क्षेत्रों को जो पत्र जाते हैं, उन पत्रों के जो लिफाफे हैं उस पर हिंदी में पते लिखे जाने की अपेक्षा की जाती है। तो इस स्थिति की समीक्षा या मूल्यांकन करने के लिए ये जानकारी मांगी गई है। 3 का 1 सब पॉइंट 1। क्या ख और ग
क और ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हिंदी में लिखे जा रहे हैं। आदेश के साथ स्टार है, स्टार के संदर्भ में नीचे राजभाषा विभाग के जो कार्यालय ज्ञापन 21 जुलाई का जिक्र इसमें 21 जुलाई 1992 का जिक्र इसमें किया गया है। तो बताना है कि आप भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, हाँ और ना, जो भी आपकी स्थिति है। और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। इफ नॉट गिव रीजंस देयर ऑफ। तो इसकी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उसका कारण बताएंगे। तीसरे पॉइंट 3 का सब पॉइंट 3 क्या ख और ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर हिंदी में पते लिखने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें। इस संबंध में नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए जांच बिंदु स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है? तो यहाँ पर जो निर्देशों को के साथ आप देख रहे होंगे डबल स्टार लगा है, तो यहाँ पर संदर्भ दिया गया है 6 अप्रैल 1992 के कार्यालय ज्ञापन का, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं। तो मित्रों, इस बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि चेक पॉइंट्स और उसके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह है, जांच बिंदुओं के स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो मैं उसको बार बार इसलिए नहीं दोहराऊंगा कि जो ऑडियो है वो बहुत लंबी ना हो जाए और हम गागर में सागर वाला काम करते हुए अपने प्रयोजन को पूरा करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि जांच बिंदु स्थापित नहीं किए गए तो कारण बताएं। तो चेक पॉइंट्स अगर हमने नहीं बनाए हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफ नो चेक पॉइंट हैज बीन सेट अप गिव द रीजंस देयर ऑफ। यदि हमने इस पर कोई चेक पॉइंट नहीं बनाए हैं तो हमें उसका कारण बताना है। तो मित्रों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं, क्योंकि इसमें हर सभी बिंदु जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, उनके चेक पॉइंट्स निर्धारित होने चाहिए और उन पर जो भी कुछ कार्रवाई समय समय पर की जानी है वो की जानी चाहिए, ताकि जो हम निरीक्षण प्रश्नावली भरें तो उसमें हम तथ्यपरक आंकड़े और जो सूचना है वो उपलब्ध करा सकें और सकारात्मक रूप से हम अपना प्रश्नावली जो है वो तैयार कर सकें। अब आगे चलते हैं। यांत्रिक सुविधाएं, मैकेनिकल एड्स। तो मित्रों, इसमें जो पूछा गया है कार्यालय के प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर। कंप्यूटर्स यूज्ड इन द ऑफिस। कुल संख्या, टोटल नंबर कितने हैं, कितने कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्यालय में, पूरे कार्यालय में, उसका देना है। यूनिकोड समर्थित कंप्यूटरों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिकोड सपोर्टेड। तो यूनिकोड सपोर्टेड कितने हैं? मान लीजिए कि हमारे पास 100 कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें से यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर कितने हैं? अपेक्षा ये है कि आपके पास 100 कंप्यूटर हैं तो 100 के 100 यूनिकोड समर्थित होने चाहिए। और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं सबके अंदर ये सुविधा पहले से उपलब्ध है, जस्ट उसे एक्टिव करने की आवश्यकता है, समर्थित बनाने की आवश्यकता है। उसमें फिर ये पूछा गया कि खरीद की तिथि, डेट ऑफ परचेज। उसमें डेट ऑफ परचेज की भी बात कही गई है। उसमें कहीं ना कहीं ये जानने की आवश्यकता है कि क्योंकि जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें पहले से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जब सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, उसको समर्थित भी बनाया जाना चाहिए। और हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन हिंदी, यानी जो ये कंप्यूटर हैं जो हमारे पास और उसमें यूनिकोड समर्थित भी हैं, तो उस पर हिंदी में कितना प्रतिशत काम किया गया, तो इसके प्रतिशत भी हमें यहाँ पर देना होगा। आगे चलते हैं।
पृष्ठ संख्या 14। तो मित्रों, पृष्ठ संख्या 14 पर जो पहला बिंदु है ख बी, निम्नलिखित कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जा रहे हैं, इन पर हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत क्या है। Which software is being used for the following work and what is the percentage of work being done in Hindi on these computers? तो मित्रों, इसमें 4 आइटम हेड्स दिए हैं, कहें प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेखा, अकाउंट्स, प्रचालन से संबंधित, ऑपरेशनल, अन्य कार्य, एनी अदर वर्क। कार्य का स्वरूप, नेचर ऑफ वर्क, इसमें जो है प्रशासन में किस तरह का होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर मैं कहूँ सामान्य तौर पर कि टिप्पणी, पत्र लेखन। लेखा में वित्त एवं लेखांकन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगले उसमें प्रचालन से संबंधित जो भी आपका जो ऑपरेशन है, आपके जो काम करते हैं, तो उससे संबंधित उसका उल्लेख होगा। और अन्य कार्यों में और जो भी कुछ हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है, राजभाषा का हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो उसका हम उल्लेख यहाँ पर करेंगे। अब उन्होंने कहा कि कार्य के लिए आवंटित कंप्यूटरों की संख्या, सॉफ्टवेयर बीइंग यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अलॉटेड फॉर वर्क, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कितने दिए गए, अकाउंट्स के लिए कितने, ऑपरेशनल के लिए कितने हैं, अदर वर्क्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं, उनकी संख्या हमें देनी है। बाइफरकेट करना है। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर का हमारे पास पहले डाटा है, और ये भी हमारे पास आंकड़े होने चाहिए कि किस किस डिवीजन में किस किस कार्य के लिए कितने कंप्यूटर दिए गए हैं। ठीक है। अगला है उपयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर, नाम इत्यादि, सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, नेम एक्सेट्रा। तो मित्रों, हम जानते हैं कि हम अपने जो कार्यों के हिसाब से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन में अलग हो सकते हैं, लेखा में अलग हो सकते हैं, ऑपरेशन से संबंधित कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और अन्य कार्यों के लिए कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ठीक है। और फिर बताना है कि हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन हिंदी, यानी हमने यहाँ पर पहले अपना बता दिया, कार्य का स्वरूप बता दिया, कार्य के लिए आवंटित कंप्यूटरों की संख्या बता दी, उनमें किस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमने बता दिए। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ आपके पास है, तो उसमें हिंदी में किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है, यानी आपने उस पर कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में किया। ठीक है। अगला है ग सी, क्या कार्यालय के कार्य के लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जा रहा है। इज एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड टू डू ऑफिशियल वर्क। जैसी भी स्थिति हो आप बताएं। यदि हाँ, तो सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। इफ यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो आप बताएंगे। अगला है, क्या इस सॉफ्टवेयर पर हिंदी में काम करना संभव है। इज इट पॉसिबल टू वर्क इन हिंदी इन दिस सॉफ्टवेयर। जैसी भी स्थिति हो आप उसका उल्लेख करेंगे। यदि नहीं, तो इसे कब तक हिंदी में कार्य करने योग्य बनाया जाएगा। इफ नॉट, व्हाट टाइम वुड इट बी पॉसिबल टू वर्क इन हिंदी इन इट। यानी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, उसमें अगर हिंदी में काम करना संभव नहीं है, यदि नहीं है, तो उसको हिंदी में कार्य करने के योग्य कब तक बना लिया जाएगा, इसके बारे में हमें बताना होगा। जो हम बताएंगे वो भी एक आश्वासन के तौर पर दर्ज हो जाएगा। तो मित्रों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम कार्यालय के किसी भी कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने का निर्णय करते हैं और उसके लिए जब सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में हिंदी में काम करने की सुविधा भी होनी चाहिए। यानी जो वो कार्य अंग्रेजी में कर रहा है वो कार्य हिंदी में भी कर पाए। इसका
जो प्रावधान है वो प्रारंभिक स्तर पर ही कर लेना चाहिए। जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं या जब हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाते हैं, जब हम टेंडर्स निकालते हैं, तो उसमें इसका उल्लेख कर देना चाहिए कि हम जो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे उसमें हिंदी में काम करने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो इसका प्रावधान शुरू में ही हम करके चलें और उसको हम बनवाएं और उसका इस्तेमाल भी करें, ताकि ऐसे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से जो कार्य हो वह द्विभाषी रूप से हो सके। तो आगे चलते हैं। डी, कितने अधिकारियों कर्मचारियों से कंप्यूटर पर कार्य करना अपेक्षित है? How many officers employees are required to do their work on computer? जो भी अधिकारी कर्मचारी से आप अपेक्षा करते हैं कि वो कंप्यूटर पर कार्य करना अपेक्षित है, उनकी आप वो संख्या दे देंगे। अगला है यानी ई, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य न कर पाने वाले अधिकारियों को इस कार्य में प्रवीण बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? What action has been taken to make those officers proficient in doing their work in Hindi on computer who are unable to do so? यानी जो हमारे अधिकारी हिंदी में काम करने के लिए प्रवीण नहीं है कंप्यूटर पे, तो उनको उनके प्रशिक्षण के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई उसके बारे में आपको बताना है। अगला च का सब पॉइंट 1, च यानी एफ सब पॉइंट 1, कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या। नंबर ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ट्रेन्ड टू डू देयर वर्क इन हिंदी ऑन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, उनकी संख्या बतानी है। अगला है प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं। यानी ऊपर जो हम अधिकारियों की बात की, उनका जो प्रशिक्षित किया गया, उनमें से कितना प्रतिशत कार्य जो है हिंदी में करते हैं। ठीक है। अगला, कार्यालय का समस्त कार्य कंप्यूटर पर कब तक हिंदी में होने लगेगा? बाय व्हाट टाइम वुड द एंटायर वर्क ऑफ द ऑफिस बी डन इन हिंदी? तो यानी कार्यालय का संपूर्ण कार्यालय कामकाज जो है हिंदी में किया जाना अपेक्षित है, और वो कब तक हो जाएगा ये यहाँ पर हमें बताना है। कंप्यूटर पर कब तक हिंदी में होने लगेगा पूरा कार्य। अगला यानी जी, इसके अंतर्गत पहला बिंदु, क्या कार्यालय की वेबसाइट है? वेदर द ऑफिस हैज इट्स ऑन वेबसाइट, यस और नो। तो जो भी आपका विकल्प है आप उसमें देंगे, और यदि हाँ तो क्या यह हिंदी में उपलब्ध है? If yes, whether it is available in Hindi, English और bilingual। तो ये हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है या द्विभाषी उपलब्ध है? तो नियमानुसार द्विभाषी होना चाहिए और समय समय पर उसे अद्यतन भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपकी वेबसाइट की क्या स्थिति है। ठीक है, कि केवल हिंदी में है, केवल अंग्रेजी में है या द्विभाषी है। क्या कार्यालय की हिंदी वेबसाइट अद्यतन है? अगला पॉइंट है, वेदर हिंदी वेबसाइट ऑफ द ऑफिस इज अपडेटेड। इसके बारे में आपको बताना है कि हाँ या नहीं, और यदि है तो अद्यतन की तारीख, डेट ऑफ अपडेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेबसाइट है वो समय समय पर अपडेट की जाती है। तो जो हिंदी की वेबसाइट है वो कब अपडेट की गई थी उसकी तारीख हमें बतानी है। अगला सब पॉइंट 4, वेबसाइट तैयार करने वाली कंपनी के साथ कार्यालय द्वारा किए गए करार में
Is there a provision included in the agreement signed with the company which designated the website? क्या वेबसाइट को द्विभाषी रूप से तैयार करने संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है? यानी जो एग्रीमेंट किया गया वेबसाइट की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जब हम कंपनी को टेंडर कॉल करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें क्या ये प्रावधान किया गया कि जो वेबसाइट होगी उसको द्विभाषी रूप से तैयार करना होगा? इसके बारे में आपको बताना है। क्या वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी सामग्री को भी उसी समय अद्यतन करने के लिए प्रावधान है? यानी जब वेबसाइट अपडेट की जाती है, कुछ बदलाव किए जाते हैं, जो इंग्लिश वेबसाइट होती है, तो उसी समय जो है हिंदी सामग्री को भी अपडेट किए जाने का प्रोविजन किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी आपको बताना है। अगला, क्या वेबसाइट पर अंग्रेजी सामग्री का अद्यतन करते समय हिंदी सामग्री को भी उसी समय अद्यतन किया जाता है? While updating English content on the website, whether Hindi content is also updated simultaneously? तो इसके बारे में जो भी आपकी स्थिति है आप उसका जवाब देंगे। अगला है कार्यालय की वेबसाइट का पता। गिव द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पर आप अपने कार्यालय की वेबसाइट का पता देंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि माननीय समिति जब निरीक्षण करने के लिए आती हैं तो वह आपकी वेबसाइट का निरीक्षण भी कर चुकी होती हैं, देख चुकी होती हैं कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को संचालित कर रहे हैं। केवल अंग्रेजी में है, केवल हिंदी में है, या द्विभाषी है, और द्विभाषी है तो अद्यतन है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। इस उद्देश्य से भी वेबसाइट का पता पूछा जाता है। अगला बिंदु है कि पिछले एक वर्ष में हिंदी द्विभाषी वेबसाइट पर कितने हिट्स हुए? हाउ मेनी हिट्स वर देयर ऑन द हिंदी बाइलिंगुअल वेबसाइट ड्यूरिंग द ईयर? तो मित्रों, आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका एक नंबर काउंट होता है। तो हमें ये बताना होता है कि पिछले एक साल में जो भी हमारी वेबसाइट है हिंदी की या द्विभाषी वेबसाइट है उस पर कितने हिट्स हुए, यानी कितने लोगों ने उसको देखा। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 15 पर, पेज संख्या 15। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाएं, फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, ये है पॉइंट नंबर 5। तो मित्रों, इसमें पूछा गया है हिंदी शिक्षण योजना हिंदी में प्रशिक्षण के लिए, हिंदी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए, हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए, फॉर ट्रेनिंग इन हिंदी, फॉर ट्रेनिंग इन हिंदी टाइपराइटिंग, फॉर ट्रेनिंग इन हिंदी स्टेनोग्राफी। तो ये बेसिकली जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम देखते हैं उनके लिए है और अन्यत्र के लिए भी है। तो इसमें पहले पूछा है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम। तो जो हिंदी टीचिंग स्कीम है उसमें तो सभी आ जाते हैं। तो उसमें हिंदी ट्रेनिंग का भी है और हिंदी टाइपराइटिंग का भी है, हिंदी स्टेनोग्राफी का भी है। तो उसके लिए सभी में आप हाँ हाँ लिख सकते हैं। और अगला है विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत अंडर डिपार्टमेंटल अरेंजमेंट्स। तो क्या विभागीय स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए, हिंदी के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था है क्या? हिंदी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था है क्या? हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था है क्या? या सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो आपको बताना है, हाँ या नहीं। क्या निजी व्यवस्था के अंतर्गत है अंडर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो क्या जो ये व्यवस्थाएं हैं हिंदी में प्रशिक्षण की, हिंदी में टाइपिंग की, स्टेनोग्राफी, आशुलिपि में प्रशिक्षण की हिंदी में, तो क्या इसके लिए कोई निजी व्यवस्था की गई है क्या? ये जैसे पहले भी होता था या अब भी होता है कि हम जो अधिकारी है या कर्मचारी है जिसको हमने प्रशिक्षण देना है
और उन्हें कहा जाए कि आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप उसको करके और उसका प्रमाण पत्र आप जमा करें और फिर उनका टेस्ट लेकर के और उसके बाद जो उनको उसके लाभ वगैरह देने हैं वो सब दे सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की भी क्या कुछ की गई है आपके कार्यालय में, तो वो आपको बताना है कि हिंदी प्रशिक्षण के लिए क्या ऐसी व्यवस्था है, हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए क्या ऐसी व्यवस्था है, हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है क्या। और चौथा है इंटरनेट के माध्यम से, थ्रू इंटरनेट, तो ये सुविधा हिंदी के प्रशिक्षण के लिए है या नहीं है। अब क्योंकि हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण तो इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो सकता फिलहाल आज की तारीख में, अभी तो ये सुविधा नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही जगह हाँ या ना पूछा गया है हिंदी में प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा आप जानते हैं कि जो ऑनलाइन माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है हिंदी का। तो इंटरनेट के माध्यम से तो निश्चित रूप से हाँ ही भरेंगे, क्योंकि ये तो सभी के लिए ओपन है, तो इसमें कोई आंतरिक व्यवस्था की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है 5 का ख 5B, क्या कार्यालय में उपर्युक्त सुविधाओं के बारे में जानकारी है। वो कह रहे हैं कि जो ऊपर की जो सुविधाएं हैं हिंदी शिक्षण योजना की, विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत, निजी व्यवस्था के अंतर्गत जो इस तरह की जो ट्रेनिंग बात है, क्या वो आपको जानकारी में है या नहीं है। तो हाँ या नहीं, तो निश्चित रूप से हाँ ही होगा, क्योंकि सभी को इसकी जानकारी रहती है। अगला है, क्या कार्यालय द्वारा इन प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। यदि हाँ तो ब्यौरा दें। तो जो भी प्रशिक्षण का ऊपर बताया गया है, अगर उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ब्यौरा दें, और यदि नहीं तो इसका कारण बताइए। इन सुविधाओं के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष के दौरान कितने अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया गया। तो जो ऊपर प्रशिक्षण सुविधाएं दी गई हैं, तो उसका उन्होंने बताया कि आपके यहाँ से कितने अधिकारियों कर्मचारियों ने इस तरह का प्रशिक्षण लिया है। तो जो प्रशिक्षण जो सुविधाएं हैं उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है, कितना लाभ उसका लिया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की यहाँ अपेक्षा की जा रही है, चेष्टा की जा रही है। अगला बिंदु क्रमांक 6, पॉइंट नंबर 6, संगठन में प्रशिक्षण व्यवस्था, ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई बड़े संगठन होते हैं तो वहाँ पर प्रशिक्षण व्यवस्था, एक इंटरनल ट्रेनिंग जो अरेंजमेंट्स होते हैं। इसमें पहला है 6 का क, संगठन के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं की कुल संख्या, सूची संलग्न करें। टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज एनक्लोज अ लिस्ट। अगर कोई बड़ा संस्थान है तो उनके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान हो सकते हैं, तो उनके बारे में बताना है, उनकी सूची साथ में लगानी है। अगला है 6 का ख 6B, पिछले 2 कैलेंडर वर्षों में उक्त संस्थानों द्वारा कितने पाठ्यक्रम और किन माध्यमों से चलाए गए, सूची संलग्न करें। ड्यूरिंग द लास्ट 2 कैलेंडर ईयर्स, हाउ मेनी कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय दोज इंस्टीट्यूशंस एंड इन विच मीडियम, प्लीज एनक्लोज अ लिस्ट। तो मतलब पिछले 2 सालों में जो आपके प्रशिक्षण संस्थान हैं, यदि हैं, तो उनके द्वारा कितने पाठ्यक्रम चलाए गए और किस माध्यम से चलाए गए। किस माध्यम से मतलब कि केवल अंग्रेजी माध्यम से या हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी और हिंदी दोनों के मिले जुले माध्यम से या अन्य भाषाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर जो भी आपकी वस्तु स्थिति है, आपकी जो फैक्चुअल पोजीशन है, वो आपको देना है कि पिछले 2 साल में आपने कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, उसमें अंग्रेजी माध्यम से थे यानी इंग्लिश मीडियम से थे, या हिंदी मीडियम से थे, या इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स उसमें थे, मिले जुले माध्यम से थे, या अन्य भाषाओं के माध्यम से यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से थे। जो भी स्थिति हो उसके बारे में आप बताएंगे। तो मित्रों, ये हमारा जो है संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली संबंधी जो हमारी सीरीज है उसका ये भाग 3 अब पूर्ण होता है, और आशा है कि आप इस ऑडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
और आगे की बात हम भाग 4 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।